स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म कोचिंग पर। मैं सिंह सर लेकर आया हूं बिहार विधानसभा एएसओ का सेट नंबर 14 का पार्ट 2। जी दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में एएसओ की वैकेंसी आई हुई है। तो जो नए बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे। साथ ही साथ जो नए बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए एक खुशखबरी कह सकते हैं कि भैया इस बार 2025 की वैकेंसी एएसओ की बिहार विधानसभा में और साथ ही साथ बिहार विधान परिषद में आने वाली है। अब बात यहां पर ये करते हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट का। बहुत सारे बच्चे हमसे लगातार ये पूछते हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा। और इस पर मैंने कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया भी दिया था कि जो भी होगा पॉजिटिव होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कल एक कह सकते हैं दुखद सूचना हमारे पास आई कि भैया इसका एग्जाम जो इसका एग्जाम का रिजल्ट था जो कि लिया गया था 27 अक्टूबर को, वो कैंसिल कर दिया गया। अब मेरे मन में कहीं ना कहीं ये दुख का भाव था, तो मैंने आपके सामने आकर के व्यक्त करना चाहा, क्योंकि सारे बच्चे मुझे एक मेंटर के रूप में देखते हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा और इसके रिजल्ट के साथ साथ हमारा आगे का प्रक्रिया क्या होगा। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता था कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है और जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं दूंगा। और कल सबसे पहले अपडेट हमारे ही द्वारा आपको देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये अपडेट ही आपको एक दुखद के रूप में मिला, या दुखद खुशखबरी के रूप में ना मिल करके एक दुखद सूचना के रूप में मिला। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप हमारे साथ वो जो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट का जो रिजल्ट है मेरे भाई, वो रिजल्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अब रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है जितने भी बच्चे उस रिजल्ट का वेट कर रहे थे, ये उनके कह सकते हैं एक तरह से मनोबल को तोड़ दिया। क्योंकि कोई भी एग्जाम मेरे होती है मेरे भाई, तो वो एग्जाम जो होता है वो एग्जाम के तरीके से होता है, यानी उसका रिजल्ट आपको 5 महीना देरी के बाद आप रिजल्ट जारी करना चाहिए था। लेकिन जो हमारे बिहार विधान परिषद के अभी जो उप सचिव है जिनका नाम है मिथिलेश कुमार झा जी ने क्या कर दिया था, जो कि कंट्रोलर भी हैं, उन्होंने एक लेटर में नोटिस जारी किया था, जिस नोटिस में कहा था कि ऑफिस अटेंडेंट का जो रिजल्ट है मेरे भाई, वो रिजल्ट किसी अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार विधान परिषद और सभा पर एक प्रश्न खड़ा करता है, एक सवाल खड़ा करता है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं देना था तो आप पहले ही बता देते, बच्चे किसी और की तैयारी करते। बच्चे इसका फिजिकल का तैयारी में लग गए थे और अभी आप कह रहे हो कि इसका रिजल्ट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है और इस गलती को मैं भी मानता हूं और मैं आपके साथ हूं। मेरी पूरी संवेदना आपके साथ है और आगे की प्रक्रिया के लिए मैंने भी बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन ऑन कैमरा आकर भी बोलना उचित नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है तो उसको एक संवैधानिक गरिमा के दायरे में ही बोला जा सकता है। और एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि संवैधानिक दायरे में शब्दों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मैं शिक्षक के रूप में कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरे में ही रहकर कुछ भी बोलूंगा। लेकिन संवैधानिक दायरा भी बहुत बड़ा दायरा होता है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में। ठीक है, चलिए तो खैर उस बातों पर हम लोग बात करेंगे। अगर जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म पटना ऑफिशियल पर देखने को मिलेगा। सो जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, याद रखिएगा प्लेटफॉर्म पटना ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, जय गुरु चैनल हमारे साथ लाइव हो चुके हैं, विवेक गुप्ता आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग भाई, अभिषेक सिंह भी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से सभी प्रश्नों का डीएनए करेंगे। क्या कुछ हमारा छूट गया था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने आई थिंक 75 तक देखा था, क्वेश्चन नंबर 75 तक देखा था। आज 76 से लेकर 100 तक चलेंगे। लेकिन इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आज का सुविचार, आज का एक मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोटेशन याद रखिए हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी हमारी इतनी संघर्षों से और इतनी तनाव में गुजरती है कि लोग कहीं ना कहीं जो तैयारी करते हैं वो तैयारी करना छोड़ देते हैं, या फिर तैयारी में उतना वो पोटेंशियल नहीं लगा पाते। तो उन तमाम बच्चों के लिए आज का मोटिवेशनल कोटेशन है। मैं हमेशा क्लास लेने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच और मोटिवेशनल कोटेशन देता हूं। आज का क्या है सुन लीजिए। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो एक कोयले को भी हीरे में बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा वर्तमान स्थिति आपकी भले ही खराब है तो ये उनके लिए है जो आपका मजाक उड़ाते हैं कि भैया इससे एग्जाम नहीं क्रैक हो पाएगा। उनको पता नहीं है कि समय में इतनी ताकत होती है कि वो एक कोयले को भी एक वक्त के बाद क्या बना देता है मेरे भाई, तो हीरा बना देता है। कोयले को भी एक वक्त के बाद हीरा बना देता है। इसलिए आप अपने ऊपर अपने आप को कोयले के रूप में रखिए, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि आप कोयला है, वक्त आने दीजिए, आप लगातार मेहनत करते रहिएगा। जब आपकी सफलता होगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगा, तो वही लोग कहेंगे नहीं ये बंदे से हो सकता था, मेरा ही डाउट था, मैंने कहा था इससे हो जाएगा। ठीक है, आराध्या श्रीवास्तव मेरठ से जुड़ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है? स्वस्थ है, मस्त है, व्यस्त है? चलिए तो आज का
ताबड़तोड़ तरीके से सेशन को शुरू करते हैं। समय हमारे पास बहुत ही कम है और आपके पास भी, चूंकि जिसके बाद मेरा ऑफलाइन क्लास है और ऑफलाइन क्लास के लिए भी मुझे थोड़ा सा कंटेंट रेडी करना है मेरे भाई। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 की मैं बात करता हूं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए अधिनियम पारित किया गया था? आपको पता होगा कि भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए जो अधिनियम पारित हुआ था वो साल था 1986 मेरे भाई, 1986। और ये 1986 साल जो था वो इसलिए भी था क्योंकि 1972 में जो हमारा संघ जो यूएन था उसमें जब हमारी मीटिंग हुई थी कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सके हैं, तो उसी की बातों को पूरा करने के लिए भारत में 1986 में हुआ था। लेकिन मैं अगर यूएन की बात करता हूं तो इस पर जो बात हुई थी ये बात कब हुआ था, 1972। तो 1986 विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ताबड़तोड़ तरीके से आंसर दिएगा सभी लोग। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं देखता हूं इसका कलर चेंज करके, या कलर चेंज नहीं भी हो पाएगा। हाँ। क्वेश्चन ये यहां पर कह रहा है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी पूछ रहा है कि इसमें से जितने भी हमारे आपको दिख रहा है वन्य अभ्यारण्य या जो भी, ये जम्मू कश्मीर में कौन स्थित है, जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन, इसमें से जम्मू कश्मीर में कौन स्थित है। ये क्वेश्चन को मैं खुद ले लेता हूं। पहला है पाखल, उसके बाद है डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है जल्दापाड़ा उद्यान, और एक आखिरी क्या है मेरे भाई, तो ये है बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान। अब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जो बच्चे इसका मॉक टेस्ट नहीं लगा है मैं बता देता हूं, इसका मॉक टेस्ट हमारे द प्लेटफॉर्म ऐप पर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। सही बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मनोज यादव जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर, विवेक गुप्ता, अभय कुमार, निशु कुमारी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चलिए तो इसका आंसर दीजिएगा। जितने बच्चे हैं याद रखिएगा सभी के सभी आंसर देंगे। और मैं बात करता हूं कि इसमें से कौन सा जो अभ्यारण्य है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, पाखल है या फिर डाचीग्राम है, जल्दापाड़ा है या फिर बालकर पक्रम है। जल्दी बताइएगा फटाफट, जल्दी मेरे भाई। तब तक आप लोग को मैं कमेंट देख लेता हूं, आप लोग कमेंट क्या क्या है। सभी लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं और सभी का आंसर आना शुरू हो गया है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए तो मैं अगर बात करता हूं मेरे भाई कि इसके लिए क्या कुछ कहा जाए, तो मैं अगर बात करता हूं कि ये जो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये वास्तव में 1910 की मैं बात करता हूं, 1910 में ये 10 गांव को हटा करके बनाया गया था। तो 10 के लिए यहाँ पर जो स्थानीय भाषा है वहां का, उसे 10 को दाची बोले थे और गांव को ग्राम बोले थे। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात हो रही है। वही मैं बात करता हूं कि ये किसके लिए फेमस है, तो ये वहां पर हेंगुल के लिए फेमस है, जिसको हम लोग, हेंगुल एक हिरन होता है जो कश्मीरी हिरन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कश्मीरी हिरन के संरक्षण के लिए बनाया गया था। वही मैं बात करता हूं कि पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, जल्दापाड़ा कहां है या फिर बाल पक्रम कहां है। जल्दी बताइएगा फटाफट, सभी लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं। जल्दी बताइएगा पाखल कहां पर है, जल्दापाड़ा कहां पर है और बाल पक्रम कहां पर है, जल्दी। चलिए तो मैं बात करता हूं वही कि पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य मेरे भाई है, ऑप्शन का भी डीएनए कर दीजिए। ये तेलंगाना में पड़ता है। जल्दापाड़ा कहां पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और वही बाल पक्रम की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो ये अभ्यारण्य जो पड़ता है ये मेघालय में पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको सारे ऑप्शन का भी डीएनए समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डाचीग्रामी पूछे, हो सकता है कि पाखल पूछ दे, हो सकता है कि जल्दापाड़ा पूछ दे या बाल पक्रम पूछ दे। तो मेरा शुरू से यही कंसर्न रहता है कि बच्चों को केवल ऑप्शन टिक करके ना निकलूं, बल्कि ऑप्शन का भी डीएनए कर दूं, ताकि वर्तमान समय में जो कंपटीशन का लेवल चल रहा है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और उस मेंटली प्रिपेयर के लिए इस पूरे सेशन को बेहतरीन तरीके से कम 2 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए विवेक गुप्ता का आंसर बिल्कुल सही आ गया है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड द लास्ट वन इज मेघालय। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से बनाएंगे। गहिड़ माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। गहिड़ माथा किसके लिए फेमस है, तो मैं आपको बता दूं, एक कछुआ होता है जिसका नाम है ओलिव कचन, एक कछुआ है जिसका नाम है
ओडिल कछुआ है, ये सबसे ज्यादा प्रजनन करने के लिए जाना जाता है। और ये जो गहीड़ माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है, ये मुख्य रूप से उड़ीसा में पाया जाता है। और याद रखिएगा, ये हमारे भारत के उड़ीसा जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा जो हमारा ओडिल कछुआ है, वहां प्रजनन करने के लिए आता है। ठीक है, वही बात करता हूं आंध्र प्रदेश, तो ये भी तटीय था, बच्चे इसको भी मार सकते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश का इससे गहीड़ माथा से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उड़ीसा विल बी द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चे हैं शानदार तरीके से चैनल को एक बार क्या कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। और ये जो मेरा वीडियो है, ये अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके ग्रुप होंगे, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, फेसबुक ग्रुप होगा या फिर इंस्टा ग्रुप होगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि सही बच्चे एसओ की तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक 30 मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो मैं सच बताऊं कि आपकी मेहनत अभी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि 30 मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसे पूरी तरह से एनालाइज करवाता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जिससे यह होगा कि आपका पढ़ाई तो चल ही रहा है, मॉक से आपके पढ़ाई को एक और रफ्तार मिलेगा, जिससे आप और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और सच बताओ तो कंपटीशन का लेवल इतना हाई है कि अगर 100 क्वेश्चन में से अगर आप 85 से 90 सही करके नहीं आइएगा तो छोड़ दीजिए पढ़ना लिखना, अब नौकरी आपकी बस की बात नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गई मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, मुझे झूठा दिलासा देने नहीं आता है कि नहीं हो जाएगा 65 वालों का भी, अब उस समय गया जब गधा जलेबी खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होता है? आपको पता है, आपदा एक ऐसी चीज होती है जो दो तरह से होती है, एक होती है व्यक्ति के द्वारा आपदा और एक होता है प्रकृति के द्वारा आपदा। तो हमारे बिहार में आपने सुना होगा दो तरह की टीम होती है, एक होती है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो होते हैं फोर्सेस, वो होती है, और एक होता है हमारा स्टेट का एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती है। ये आपदा को प्रबंधन करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें बात करता हूं एसडीआरएफ का, एनडीआरएफ की बात नहीं करता हूं मैं, एसडीआरएफ की बात करता हूं, क्योंकि क्या आ रहा है, राज्य आ रहा है। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो बनाया गया था, उसके तहत इसका मुखिया कौन होता है या फिर उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष हर राज्य के क्या होते हैं? राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। क्या होते हैं? राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। ये मुख्य सचिव वही होते हैं जो सीधे और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से बात करते हैं। आपको पता होगा हर राज्य का एक मुख्य सचिव होता है जो सीधे उस राज्य के मुख्यमंत्री से बात करता है, उसके नीचे हर जिलों के डीएम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे दिल भेज रहे हैं सभी का स्वागत मेरे भाई, दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, वही मैं बात करता हूं एनडीआरएफ के, तो एनडीआरएफ के हमारे भारत के जो मुख्य सचिव होंगे वो होंगे। क्लियर है? चलिए, और यही पूरे बॉडी को कंट्रोल करके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देते हैं कि सर अभी वर्तमान में ये स्थितियां हैं और हमने ये चीजें किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जितने बच्चे हमारे साथ अभी लाइव हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जिस बार मैंने बिहार विधान परिषद में 55 में से 35 क्वेश्चन फंसाया था, इस बार भी मैं क्वेश्चन फंसवाऊंगा और काफी बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम में सफलता दिलवाऊंगा। लेकिन मेरा टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि जितने भी बच्चे हैं वो रोजाना इस चैनल को देखें और अपने मॉक को डे बाय डे इनहांस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1831 और 32 में कोल विद्रोह का नेता था? आपको पता होगा कोल विद्रोह जो नेता थे या कोल विद्रोह हुआ क्या था, तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। और ये अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह जो हुआ था मेरे भाई, ये किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। बुद्धू भगत क्या थे? कोल विद्रोह के नेता थे। और ये कोल विद्रोह कहां पर हुआ था? तो मुख्य रूप से कह सकते हैं आपका झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए, तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डी 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 नहीं, कानू भगत नहीं होगा, बुद्धू भगत होगा। जो लोग डी बोल रहे हैं आराध्य श्रीवास्तव गलत है, याद रखिएगा। कोल में बात कर रहा हूं मैं, कोल की बात करता हूं, कोल में डी नहीं होगा। यहां पर रखिएगा। मॉक टेस्ट कहां से दे सर? निशु कुमारी, मॉक टेस्ट देने के लिए आपको करना क्या होगा? तो मॉक टेस्ट देने के लिए निशु कुमारी, मॉक टेस्ट देने के लिए क्या करना होगा तो बता देते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए आपको प्ले स्टोर खोलना होगा, प्ले स्टोर खोलना होगा और प्ले स्टोर खोल करके द प्लेटफॉर्म याद रखिएगा। एक होगा प्लेटफॉर्म बाई फलाना सिंह, एक होगा द प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा, इस द प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको रजिस्टर कीजिएगा। और जैसा कि बच्चों का डिमांड था कि सर आप फिर से एएसओ का 49 रुपये कर दीजिए, हम लोग काफी ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर है, तो मैंने मात्र 49 रुपीज फिर से उसको लागू करवा दिया है। एक दिन के लिए नहीं, जब तक है तब तक 49 रुपीज में एक सेशन, आपको 49 रुपीज में एक सेशन मिलेगा मेरे भाई। सेशन एक जो है जिसमें 5 सेट मिलेंगे मात्र 49 रुपीज में। ठीक है निशु कुमारी, तो समझ में आ गया होगा। आप द प्लेटफॉर्म आपको डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा और वहां पर टेस्ट सीरीज में जाइएगा। टेस्ट सीरीज में आपको बिहार विधानसभा का मिल जाएगा।
6 के 6 सेशन मैंने बना रखे हैं, 30 क्वेश्चन 6 को परचेस कर लीजिएगा और वहां से लगाइए और यहाँ पे इसका डिस्कशन देखिए। साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूं कि मात्र 49 रुपीज में हो चुका है, 99 मैंने प्राइस को खत्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो यहां पर बुद्धू भगत तो हो ही गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रमुख है। तो छोटा नागपुर पठार की मैं बात करता हूं भाई मेरे, वो लाल मिट्टी, याद रखिएगा लाल मिट्टी के लिए जानता है। और लाल मिट्टी क्या होते हैं, तो लाल मिट्टी जो चट्टान एवं पत्थर के टूटने से बनते हैं। और ये कहां कहां पाया जाता है, तो लाल मिट्टी जो होता है वो छोटा नागपुर के साथ साथ आप कह सकते हैं झुमरी तलैया, जो झुमरी तलैया है, झुमरी तिलैया वहां पर भी पाया जाता है। ठीक है, झुमरी तलैया में भी पाया जाता है। उसके बाद हजारीबाग में पाया जाता है, हजारीबाग में भी पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी नहीं होगा। ठीक है, 81 का ए, बिल्कुल सही मनोज यादव, बिल्कुल सब सही आंसर दे रहे हो। जितने बच्चे हैं रेड सवाल याद रखिएगा, जितना बेहतरीन आंसर दीजिएगा उतना ही बेहतरीन एग्जाम में परफॉर्म कीजिएगा। और जो बच्चे इस टेस्ट को लगाए होंगे उनसे तो पूरा उम्मीद करते हैं कि इसका फुल डीएनए जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि उस टेस्ट में आपका जो डिस्कशन है वो डिटेल्ड सॉल्यूशन है, यानी सिर्फ उसका आंसर नहीं है। यानी जो आप मॉक खरीदिएगा उस मॉक में आपको आंसर के साथ साथ पूरा सॉल्यूशन दे रखा हूं, पूरा उसका डीएनए दे रखा हूं। ठीक है, चलिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने पशु दिखाई दिए हैं। आपको पता होगा कि अशोक जो थे हमारे, अशोक के जो सारनाथ के जो सारनाथ की मैं बात करता हूं, सारनाथ, तो वहां से ये चीज को उठाया गया है और वहां पर 4 पशु है। चारों पशु की बात करते हैं तो पहला पशु जो है मेरे भाई वो हाथी है, दूसरा पशु जो है मेरे भाई वो बैल है, तीसरा पशु की मैं बात करता हूं तो वो क्या है, तो तीसरा पशु क्या है बताइएगा। तीसरा पशु में आपका शेर है, नहीं तीसरा में शेर नहीं है, तीसरा में आपका घोड़ा है और चौथा में आपको शेर है। तो शेर का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, शेर का मतलब होता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। घोड़ा जिससे वो घर से निकले थे, ठीक है। और बैल जो होता है उनके विषव चक्र को दिखाता है। वही मैं बात करता हूँ हाथी, तो ये इनके जो भगवान बुद्ध थी उनकी माता का सपनों में आया था, माता के स्वप्न में आया था। तो यहां से आप समझ सकते हैं आया था किस तरीके से चीजें काम हो रही है। ठीक है, वही मैं बात करता हूं कि ये जो हमारा अशोक वाला था ये कब अपनाया गया था। ये जो हमारा 4 पशु है तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और ये भारत सरकार के सभी लेटर हेड में मिलता है देखने को। भारत सरकार के जितने भी लेटर हेड होते हैं मेरे भाई सभी में देखने को मिलता है। ठीक है, 17 बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबका डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पास करती है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन VVI है और PYQ भी है। भारत में जो एक ही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है वो है माही नदी। माही नदी की मैं बात करता हूं तो माही नदी मुख्य रूप से कहां से निकलती है ये बताइएगा। माही नदी कहां से निकलती है, तो माही नदी जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलती है तो वहां पर ये काटती है, फिर मध्य प्रदेश से होकर ये कहाँ निकलती है, तो मध्य प्रदेश से होकर ये राजस्थान में जाती है और फिर वहां से जाकर के जब ये गुजरात में जाती है तो वहां काटती है। यानी ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा 2 बार जगह काटती है। वही मैं बात करता हूं उसका क्षेत्रफल का, तो ये 34,000 किलोमीटर एरिया को ये अपने बेसिन कवर करती है। ठीक है, और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी उत्पत्ति भी भारत में हुई है और समाप्ति भी भारत में। यानी माही नदी की बात करता हूं तो इसका उद्गम भी और समाप्ति भी भारत में है। याद रखिएगा एकमात्र नदी भारत में है। भारत की एकमात्र नदी जो भारत में ही निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है, 3 राज्यों को कवर करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, चलिए जितने बच्चे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, बहुत बढ़िया। गुजरात को भी कवर करती है मनोज यादव, 3 राज्यों को कवर करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। काटती कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में काटती है और एक गुजरात में काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक शक्ति नहीं है। आपको पता होगा चुनाव आयोग जो है मेरे भाई ये मुख्य रूप से ये हमारा भाग जो होता है, चुनाव आयोग हमारा भाग 15 में आता है। कौन से आता है,
भाग 15 में आता है। और वही मैं इसके अनुच्छेद की बात करता हूं तो अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है तो 324 से लेकर 329 के बीच में आता है। और वही कौन कौन से चुनाव करवाते हैं तो ये संचालन नियंत्रण दोनों करता है, पर्यवेक्षण का भी काम करता है, प्रत्यक्ष चुनाव भी करवाता है, लेकिन स्थानीय चुनाव नहीं करवाता है। स्थानीय चुनाव जो है मेरे भाई ये हर राज्य का पंचायती राज करवाता है, पंचायती राज्य करवाता है। चूंकि स्थानीय चुनाव जो होते हैं वो कौन सी सूची में होते हैं तो ये हर राज्य के राज्य सूची में होता है, हर राज्य के राज्य सूची में होता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा, फुल डिस्कशन और फुल एनालिसिस आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसका रानी जुड़ चुकी है 24 से लेकर के 29 तक और भाग 15 में। ठीक है, हर तरह से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से आपको क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो पूरे बिहार में कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो था वो 1192 में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1192 की बात करता हूं तो 1191 और 1192 ये दो युद्ध लड़े गए थे। किसके बाद में? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान, गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पहला में गौरी हारा, दूसरा में गौरी जीता। और इसी युद्ध के बाद जो है वो गौरी का इसी युद्ध के बाद जो है वो गौरी का भारत में शासन शुरू हुआ, भारत में शासन शुरू हुआ। ठीक है, वही मैं बात करता हूं कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध मेरे भाई 1565 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, द्वितीय 1192 में हुआ था। और खानवा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, तो 1527 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो मेदिनी राय के साथ हुआ था, मेदिनी राय के साथ हुआ था। किसके बीच में भैया? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं सही बच्चे आंसर बेहतरीन दे रहे होंगे। और आपको मेरा डिस्कशन कैसा लग रहा है? जितने बच्चे 17 बच्चे लाइव हैं, बताइए आपको मेरा डिस्कशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एवरेज लग रहा है या बेस्ट लिख रहा है? अगर बेस्ट लग रहा होगा तो आप जरूर बेस्ट लिखिएगा कि हाँ सर आपका डिस्कशन जो है बेस्ट लग रहा है। और इसी तरह से डिस्कशन आपको चाहिए भी, क्योंकि अगर एग्जाम को फोड़ना है तो हर का धागा खोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में पंचायती राज डैश में शामिल है? अभी जस्ट बताया हूं पंचायती राज किस में शामिल है और पंचायती राज किस आर्टिकल में आता है। तो पंचायती राज की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई तो पंचायती राज आर्टिकल 243 में कवर होता है। वही मैं बात करता हूं कि पंचायती राज के लिए भारत में 2 संशोधन किए गए थे, 73वां और 74वां। और ये कब लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। लेकिन बना कब था मेरे भाई? तो ये बना था 1992 में। इसको जोड़ा गया था 11वें अनुसूची में। इसको जो इसके माध्यम से 11वां अनुसूची बना और इसके माध्यम से 12वां अनुसूची बना। 11वें अनुसूची की बात करते हैं तो ये गांव के लिए था और जो 12 अनुसूची है मेरे भाई वो शहर के लिए है। और पंचायती राज को हम लोग हर राज्यों के राज्य सूची में जोड़ते हैं और पंचायती राज का चुनाव जो है वो राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, अब बहुत अच्छा है सर, एक्सीलेंट है सर, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर। चलिए थैंक यू सो मच। जितने बच्चों को अच्छा लग रहा है याद रखिएगा, अच्छा लगना और अच्छा परफॉर्म करना दोनों अलग बात होती है। आज के दौर में जो टीचर चल रहे हैं वो पढ़ाते हैं कम, बकवास ज़्यादा करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। शुरुआत के 2-4 मिनट जो भी हुआ मोटिवेशन हुआ, उसके बाद ताबड़तोड़ मैं क्वेश्चन पर ही आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मेरे भाई। निम्न में से कौन सी मौसमी प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? अच्छा हाँ, जिस बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए याद रखिएगा, जिस बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए वो करेंगे क्या? तो याद रखेंगे वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जो नए बच्चे हैं 2 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एक तो हमारे संस्थान का है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म पटना ऑफिशियल, इस पर ज्वाइन कर लेंगे। और एक मेरा है @GS ऑल गुरु। चूंकि मैक्सिमम बच्चे मुझे यहीं से जानते हैं, @GS ऑल गुरु टेलीग्राम चैनल से ही जानते हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी अपडेट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग आएगी। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा के अलावा आप कोई और भी फॉर्म को भर कर रखिए, क्योंकि जितना ही फॉर्म भरिएगा उतना ही आपकी मेहनत हर जगह काम आएगी। ठीक है सर, आपके क्लास के ही ज़्यादा बच्चे एसओ क्लियर करेंगे, याद आप भी रखिएगा। मुझे याद है मनोज यादव कि मुझे पता है कि मेरे ही बच्चे एसओ क्लियर करेंगे, क्योंकि एसओ का डिटेल एनालिसिस मैं खुद भी एसओ पीटी और मेंस क्रैक किया हूं, तो मुझे पता है और कि किस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन दिया जाता है। बाकी के लिए एसओ एक नया चीज होगा मेरे लिए, एसओ हलवा हो गया है किस तरह से क्वेश्चन बना के बच्चों को देना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि यहां पर निम्न में से कौन सी मौसमी
पवनों का उदाहरण है। तो मौसम की बात होती है तो मौसम से बनता है मानसून। क्या मेरे भाई बनता है? मानसून। और हमारे भारत में जो कौन सी मौसमी आती है? तो पश्चिमी मानसून से। हमारा भारत क्या है? तो पश्चिमी मानसून को प्रभावित करता है। वेस्ट मानसून आता है, पश्चिमी मानसून, ठीक है, मौसमी होती है। वही बात करता हूँ व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? व्यापारिक पवनें जो होती है भाई मेरे, ये भूमध्य रेखा के ऊपर चलती है। भूमध्य रेखा के ऊपर चलती है। अगर ये पश्चिम से, अगर व्यापारिक पवनें पश्चिम से पूरब चले तो इसे हम लोग पछुआ हवा कहते हैं। पछुआ हवा कहते हैं। और पछुआ हवा क्या होती है मेरे भाई? पछुआ हवा ठंडी होती है। वही मैं अगर बात करता हूँ, ये पूरब से पश्चिम चलती है, पश्चिम चलती है तो इसे पूर्वैया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं। और पूर्वैया जो है ये गर्म हवा होती है, ठीक है। पछिया जो होती है वो ठंडी हवा होती है और पूर्वैया जो होती है वो गर्म हवा होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कौन सा हवा कहाँ चलती है, यानी हमारी जो व्यापारिक पवनें है यह कहाँ चलती है? तो व्यापारिक पवनें हमारे भूमध्य रेखा के ऊपर चलती है। पश्चिम से पूरब चलेगी तो वो पश्चिमी पवनें कहलाएंगे, और अगर पूरब से पश्चिम चलेगी तो वो पूर्वी कहलाएंगे। ये जो हमारा होता है ये ठंडा होता है, ये जो होता है हमारा गर्म होता है। और भारत जो है वो मानसूनी पवनें यानी पश्चिमी मानसूनी पवनों से प्रभावित होता है, ठीक है। डी 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 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपको पता होगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो होता है ये वाइस वर्सा होता है। त्यागपत्र जो होता है ये वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है एक दूसरे को, यानी अध्यक्ष जो है, लोकसभा का अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, वाइस वर्सा। साथ ही साथ मैं बात करता हूं इन दोनों का जो कार्यकाल होता है मेरे भाई, इन दोनों का कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल ये 5 साल का होता है। साथ ही साथ ये दोनों जो होते हैं ये दोनों मत नहीं डाल सकते हैं, यानी मत नहीं डाल सकते हैं। कब? नॉर्मल वोटिंग में। लेकिन जब निर्णायक वोटिंग होती है तो ये निर्णायक मत जरूर डालेंगे, निर्णायक मत जरूर डालेंगे, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को डालेगा। बिल्कुल आंसर नंबर डी। भारत के प्रधानमंत्री को देगा ही नहीं, ठीक है। डी 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 डी। सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। मैं आपको कमेंट पढ़ रहा हूं, जितने बच्चे यहाँ पर सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इसका मतलब कि आप जितने बच्चे हैं वो सभी बच्चे मेरिटोरियस हैं, डेडिकेटेड बच्चे हैं। देखो मेरे क्लास में बच्चों जो जुड़ते हो आप लोग, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक पोटेंशियल मिलता है, मुझे खुशी मिलता है कि चलो भाई बच्चे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मेरे क्लास में बच्चे जब आते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि सिंह सर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का एनालिसिस करते हैं। मैं केवल टू द पॉइंट मार्क नहीं निकलता हूं। बहुत सारे टीचर टू द पॉइंट मार्क निकल जाते हैं, ये क्वेश्चन ये आंसर, मुझसे वो नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलों का एक युग्म है? तो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। रबी फसल का जो फसल चक्र होता है, फसल चक्र होता है, ये भी पूछ लेता है मेरे भाई। तो याद रखिएगा इसकी जो बुआई होती है, इसकी जो बुआई होती है वो नवंबर में होता है, और इसकी जो कटाई होती है वो 6 महीना रख लो यहाँ पर, यानी मई में होता है, मई में होता है, ठंड में होता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो हमारे रबी फसल होते हैं ये गेहूं और सरसों होते हैं। क्या होते हैं? गेहूं और सरसों होते हैं, गेहूं और सरसों। और मैं बात करता हूं कि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादक कौन सा है? गेहूं का उत्पादक सबसे ज्यादा कौन है? बताइएगा, कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादक है? जल्दी बताइएगा। चलिए, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। गेहूं का उत्पादक कौन सा राज्य है भैया? तो गेहूं के उत्पादक की मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो होता है गेहूं का उत्पादक वो है चीन। क्या है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित है? तो मैं बात करता हूं, छोटा से 3 तरह क्वेश्चन आता है। छोटा से राज्य भी बन जाएगा, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं राज्य की बात करता हूं तो सबसे छोटा राज्य जो है वो क्षेत्रफल से गोवा हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करता हूं तो केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। वही दादर और नागर हवेली दमन एंड दीव जो है वो दोनों एक यूटी हो गया है, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। वही बात करता हूँ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ भारत की एकमात्र शहर है, एकमात्र शहर जिसे पहले बसाया गया है, जिसे पहले बनाया गया है फिर बसाया गया है। आमतौर पर हम पहले कहीं बस जाते हैं और फिर उसे बनाते हैं, सड़कें, गलियां या फिर जो भी हमारे होते हैं ड्रेनेज सिस्टम। चंडीगढ़ को पहले बनाया गया और फिर इसे बसाया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चंडीगढ़ भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे पहले स्ट्रक्चर्ड किया गया है, बाद में उसे रेसिडेंस किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महानंदा। महानंदा की मैं बात करता हूँ तो महानंदा नदी निम्न में से किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? तो आपको पता होगा कि नर्मदा, हाँ, कौन कौन सी नदियां हैं बताइएगा? महानंदा,
महानंदा कहां से निकलती है बताइएगा, महानंदा कहां से निकलती है ये बताइए मुझे फटाफट जल्दी से। तब तक आप लोग कमेंट देख लेता हूं, जल्दी बताइएगा मेरे भाई, जल्दी फटाफट, जल्दी 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 मेरे बताइएगा भाई, जल्दी फटाफट। याद रखिएगा मैं बात करता हूं महानंदा का, ये महानंदा नदी का, तो महानंदा नदी की मैं बात करता हूं तो मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलता है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलता है। दार्जिलिंग वहीं जहां पर चाय की खेती होती है। और ये भारत में कहां से आता है तो याद रखिएगा भारत में ये किशनगंज से आता है। कहां से आता है? किशनगंज से इंटर करता है और फिर यहां से किशनगंज से होते हुए ये जाता है। और भारत में इस नदियों में, बिहार में इस नदियों में क्या होता है मेरे भाई, बाढ़ भी आती है। ठीक है, तो कहां से आता है हमारा महानंदा, निकलता कहां से है तो निकलता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से, और ये बिहार में कहां से घुसता है तो किशनगंज में। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा, बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम किस राज्य में पाए जाते हैं? बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम कहां पाए जाते हैं तो बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम जो है भाई मेरे किशनगंज में ही पाए जाते हैं। सबसे अधिक मुस्लिम बहुल्य जिला कौन सा है तो किशनगंज है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। चीन नहीं होगा जय गुरुदेव, चीन नहीं होगा, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जो आप बोलते हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 91 के बाद 92 आते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर 1922 गया की अध्यक्षता किसने किया था? आपको पता होगा गया की अध्यक्षता जो है मेरे भाई, गया की अध्यक्षता जो था ये CR दास ने किया था। किसने किया था? CR दास ने किया था। और इसके बाद ही इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा जब दिया था तो इन्होंने एक क्या बनाया था, स्वराज दल बनाया था। स्वराज दल बनाया था। स्वराज दल में दो थे, एक CR दास थे और इनके साथ जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल 1923 में बनाया गया था, जो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बनी थी। वही स्वराज दल का बिहार में कमान किसने संभाला था तो श्री कृष्ण सिंह ने संभाला था। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। श्री कृष्ण सिंह ने, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इनको ही बिहार में स्वराज दल का मुख्य रूप से स्थापना के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए 92 का है चितरंजन दास। ठीक है, वेरी गुड। और बाकी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाकर 1923 में क्या बनाया था तो इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। क्या बनाया था मेरे भाई? स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई थी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। राजीव कुशवाहा जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पर जीके जीएस का क्लास कब होता है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मैथ रीजनिंग का तो पता चल जाता है। राजीव कुमार, आपने प्लेटफॉर्म का जो एप्लीकेशन लिया होगा उस पर आपको नोटिफिकेशन आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो आप नीचे दिए गए नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 3 बजे मैं आपका फोन पिक कर लूंगा। ठीक है, चलिए श्री कृष्ण सिंह सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। राजवीर कुशवाहा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया भाई मेरे। चलिए 21 बच्चे लाइव हैं, 21 बच्चे एक बार दिल शेयर कर देंगे, क्योंकि इतना डिटेल जो है आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। आप अगर मॉक खुद से भी लगाइएगा तो सिर्फ आप टू दी आंसर मारिएगा। ठीक है, बिहार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा होती है तो मैं अगर बिहार का मैप बना देता हूं मेरे भाई, अगर मैं बिहार का मैप आपको बना देता हूं तो ये बिहार के मैप में मैं राज्यों की बात करता हूं तो राज्य में हमारा इधर हो गया यूपी, इधर हो गया हमारा वेस्ट बंगाल और इधर हमारा हो गया झारखंड। तो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य। वही मैं बात करता हूं देश का तो नेपाल भी लगता है हमारे साथ, यानी कितने राज्य हो जाएंगे मेरे भाई? 3 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, 3 राज्य हो जाएंगे बिहार का। ये हमारा बिहार का मैप है एक तरह समझने के लिए। यानी पूरब की मैं बात करता हूं तो हमारा पूरब में पश्चिम बंगाल आता है। वही मैं बात करता हूं पश्चिम में तो पश्चिम में हमारा यूपी आता है। और अगर मैं बात करता हूं दक्षिण में तो दक्षिण में हमारा झारखंड आता है। और अगर उत्तर में बात करता हूं तो उत्तर में हमारा नेपाल आता है। ठीक है, चलिए दीपा कुमारी 44, दीपा कुमारी हमारे चैनल पर पहली बार मैं आपको देख रहा हूं। दीपा कुमारी, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको डेली एसओ का जीके देखने को मिलता है। पीके राणा आ चुके हैं 3, वेरी गुड, 3 आ चुके हैं। ठीक है, चलिए बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निम्न में से किस जिले में स्थापित किया गया है ये बताइएगा। बिहार में एक चिड़ियाघर तो ऑलरेडी है हमारे पास, कहां पर है तो एक चिड़ियाघर हमारे पटना में है। दूसरा हमारा कब बना था ये बताइएगा, दूसरा कब बनाया गया था जल्दी बताइएगा, जल्दी याद रखिएगा। बिहार में जो दूसरा चिड़ियाघर है मेरे भाई, 1 मिनट थांबा, बिहार में जो दूसरा चिड़ियाघर है ये अररिया में बनाया गया था। और अररिया में जो चिड़ियाघर बनाया गया था इसको मुख्यमंत्री ने जो हमारा बिहार का वन्य विभाग है, बिहार का जो वन्य विभाग है, इस चिड़ियाघर को इको
इको टूरिज्म का मतलब होता है कि लोग इसे देखने के लिए आए, इको टूरिज्म के नाम से प्रमोट करने के लिए कहा गया था। और ये तब बनाया गया था जब हमारे वन मंत्री, जो अब नहीं रहे, वन मंत्री कौन थे, तो उस समय वन मंत्री हमारे सुशील कुमार मोदी थे। कौन थे? सुशील कुमार मोदी। चूंकि उस समय वो डिप्टी सीएम थे, सुशील कुमार मोदी थे उस समय के हमारे उप मुख्यमंत्री, तब कहा गया था। और ये अभी तक चल ही रहा है। बाकी गया और कैमूर की बात करते तो वहां कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, जितने बच्चे हमारे 18 बच्चे लाइव हैं, एक बार दबा करके दिल शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बिहार विधानसभा में अपने ही एग्जाम का अपना ही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन वीवीआई रखिएगा और पीवाईक्यू रखिएगा। ये क्वेश्चन को आप वीवीआई भी रखिएगा और पीवाईक्यू भी रखिएगा। क्योंकि बिहार विधानसभा की मैं बात करता हूं, तो बिहार विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं तो कुल सीटें कितनी है मेरे भाई, तो बिहार विधानसभा की कुल सीटें जो विधायक हमारे बनते हैं 243 है। वही मैं बात करता हूं कि एससी की सीटें यहाँ पर 38 है। वही मैं बात करता हूं कि एसटी की सीटें हमारी 2 है। परसेंटेज की बात करता हूं तो बिहार में एसटी की परसेंटेज कितना है मेरे भाई, तो मात्र 1.5% हमारा एसटी है। एससी की मैं बात करता हूं तो ये मात्र 8.8% है। और वही मैं बात करता हूं कि 8%, लेकिन हमारा जो नेशनल कहता है, जो भारत सरकार का जनगणना कहता है कि कम से कम 16% रहना चाहिए, भारत सरकार का डेटा है। और वही मैं बात करता हूं इसका, तो इसका कहता है कि 8%, ये भारत सरकार का जनगणना का रिपोर्ट है, भारत सरकार कहता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर 2 सीटें, यहाँ पर 38 सीटें, और बात करता हूं 243 सीटें कुल होती हैं, तो 38 सीटें हो जाएंगे किसने भैया, अनुसूचित जाति की। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जितने बच्चे याद रखिएगा, पूरा फुल डीएनए में आपको करूंगा और फुल डीएनए करने के बाद आपको क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, तो और आगे कुछ मैं नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा और ताबड़तोड़ बैटिंग करूंगा। जयप्रकाश नारायण को निम्न में से किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपको पता होगा, जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन की मैं बात करता हूं तो इन्होंने एक पूर्ण क्रांति के नाम से आंदोलन चलाया था। किसके खिलाफ? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ। ठीक है, इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने ये चलाया था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के मोनोपोली को ये खत्म करना चाहते थे 1970 में, तभी जाकर के इंदिरा गांधी ने झुकी भी थी। और जेपी आंदोलन को हमारे भारत में जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1970 में किया था। और इनको मुख्य रूप से 1999 में क्या दिया गया था मेरे भाई, तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जेपी आंदोलन को, यानी जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जितने बच्चे हैं सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 का सैन्य अभ्यास हुआ? तो डेजर्ट सबसे ज्यादा कहां आता है? डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल। मरुस्थल की मैं बात करता हूं तो मरुस्थल यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। याद रखिएगा, यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूएई का फुल फॉर्म होता है। यहीं पर आयोजित हुआ था किसके साथ भैया? भारत और यूएई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ किया? किस देश की नहीं होगा यहाँ पर मेरे भाई, किस देश की नहीं, किस राज्य की होगा? यहाँ पर किस देश नहीं होगा, किस राज्य की होगा। और राज्य की मैं बात करता हूँ तो वह राज्य कौन सा है मेरे भाई? असम राज्य। ठीक है, असम राज्य क्या है? 100% इलेक्ट्रिक जो है वो मुख्य रूप से बाइक टैक्सी की शुरुआत की है। नेक्स्ट, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई अभी परियोजना शुरू किया गया है? तो सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिंचाई, याद रखिएगा मेरे भाई, सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक जो सिंचाई होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। और ये भी आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। इसके बाद मैं 15 नंबर सेट लेकर आऊंगा आपसे कल 12 बजे। फोर्ब्स की हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सा देश का है? सबसे मजबूत मैं करेंसी की बात करता हूं, यानी मैं बात करता हूं करेंसी। करेंसी जितना मजबूत होगा देश उतना मजबूत होगा। करेंसी जितना मजबूत होगा देश उतना मजबूत होगा। देश उतना मजबूत होगा, ये बात रखिएगा। सिंपल सी बात है, जितना आपके जेब में रुपया रहेंगे उतना ही ज्यादा धनी कहलाएंगे। तो सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी जो है मेरे भाई वो कुवैती दिनार की है। कुवैती दिनार की है, याद रखिएगा, कुवैती दिनार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो याद रखिएगा, इस सेशन में जितने बच्चे अभी जुड़ रहे हैं इस सेशन को एक बार फिर से रिप्ले कर लीजिएगा। चूंकि बिहार विधानसभा की एसओ का पूरे बिहार में एकमात्र मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं। ये नाम मत भूलिएगा, सिंह सर। ठीक है, तो सिंह सर के साथ हमेशा जुड़िएगा और अपने तैयारी को एक नया आकार दीजिएगा। और याद रखिएगा, इस बार
इस बार एसओ के साथ साथ आप बिहार एसएससी का भी फॉर्म भरिएगा। बिहार एसएससी का एसएसओ और बीएसओ का बैच आया है, 2 बजे से मैं वहां पर भी एक मॉक लूंगा, बताऊंगा सिलेबस क्या है। तो 2 से 2 बजे नहीं 2:30 बजे मैं लूंगा इसी चैनल पर। तो आप जरूर जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको मिलेगा कि एसओ की तैयारी कैसे करें और उसका किस तरह से हमारे एग्जाम में पैटर्न पूछे गए हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा होगा तो सभी लोग थैंक यू सो मच लिख दीजिएगा, जबरदस्त। तब तक मिलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।